स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर और क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और साथ साथ कुछ झलकें होंगी फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस सत्ता की भूखी पार्टी, डीएमके को दिया धोखा। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में लिया भाग, कहा हम सब लोटस की छत्र छाया में ध्यान मंदिर का किया उद्घाटन। तमिलनाडु में आखिरकार बन गई विजय की सरकार, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने संबंधी पहली फाइल पर किए हस्ताक्षर। असम में लगातार दूसरी बार हिमंता सरकार, 12 मई को शपथ ग्रहण, विधायक दल के चुने गए नेता हिमंता बिस्वा शर्मा। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का दूसरा विस्तार, 6 नए मंत्रियों के नाम पर लग सकती है मुहर। और तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण, फाइनल में चीन को दी मात। तो चलिए शुरुआत करते हैं कर्नाटक और तेलंगाना को सौगात की खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भाजपा की एक जनसभा को संबोधित किया। एचएएल ग्राउंड में आयोजित सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में आए चुनाव परिणाम एनडीए भाजपा सरकार के गुड गवर्नेंस पर जनता की मोहर है। वैश्विक अस्थिरता के बीच जनता स्थिर सरकार और राष्ट्र नीति वाली राजनीति को चुन रही है। अस्थिरता में घिरी इस दुनिया में भारत की जनता स्थिरता का मंत्र दे रही है। भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें स्कैम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करती है, अपने ही नेताओं को धोखा देती है, और ऐसी कांग्रेस पूरी तरह से निराशा में डूबी हुई है और सिर्फ अपशब्द और गालियां दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि झूठी कांग्रेस के पास झूठी गारंटी है, गुड गवर्नेंस क्या होता है ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस वालों को तमिलनाडु में सरकार गठन की बहुत फिक्र है, लेकिन केरलम में जहां उनका ही बहुमत है वहां पर अभी तक शाही परिवार मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाया। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं। जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। ये तय नहीं हो पाता है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे, ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लटकाए रखा है। इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम, तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो
4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पर रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक की कांग्रेस सरकारों के खस्ता हाल पर उन्होंने प्रहार किया। कहा कि हालात तो ये हैं कि हिमाचल सरकार तो कर्मचारियों को वेतन तक भी नहीं दे पा रही है। अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। साथियों, हिमाचल में तो कांग्रेस सरकार के हालत सुनकर के आप हैरान हो जाओगे। ये इनकी इकोसिस्टम है, मीडिया वाले बाहर बात आने नहीं देते। हिमाचल की हालत ये है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। इधर तेलंगाना में क्या हाल है? किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कांग्रेस जहां पर भी है, वहां या तो शाही दरबार की खातिरदारी में खजाने की लूट हो रही है या लूटे हुए पैसों के लिए झगड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की और उन्होंने परिसर में स्थित गणेश मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा अपने आप में बहुत महत्व रखता है। यहां आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल के कार्यक्रम में शामिल हुए और 45वां स्थापना दिवस समारोह है ये आर्ट ऑफ लिविंग का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और पूजा अर्चना भी की। ये तस्वीरें पूजा अर्चना के समय की, जहां पर भव्य ध्यान मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया। ये तस्वीरें पूजा अर्चना से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री ने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया और साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग की राष्ट्रव्यापी जो सेवा पहलें हैं उनका शुभारंभ भी किया। इन सेवा पहलों में मानसिक स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, प्रकृति का संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन जैसी कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने ध्यान मंदिर को संकल्प और सेवा भाव से किए प्रयासों का परिणाम बताया। कहा कि ये लोगों के लिए शांति और उपचार का केंद्र बनेगा। दिव्य और भव्य ध्यान मंदिर का लोकार्पण हुआ है। जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया जाए तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है। प्रधानमंत्री ने देश से आध्यात्मिक ऊर्जा से विकास करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पानी बचाना है, प्राकृतिक खेती करना, सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर रहना, एक पेड़ मां के नाम, ये तमाम कुछ ऐसी पहलें हैं जो मिशन लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तभी विकसित होगा जब लोग राष्ट्र निर्माण के लिए अपने अपने तौर पर योगदान करेंगे। विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो
समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के जीवन के हर एक पहलू पर प्रधानमंत्री मोदी के महत्वपूर्ण प्रभावों के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दुनिया में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। साथ साथ देश में देखा जाए तो सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले हैं। आज भारत के सभी लोग इतने गर्व से चल रहे हैं कि आपने भारत को एक दूसरी स्तर पर ले गए। गंदगी, गरीबी और अव्यवस्था से लोगों को उठा के देश को एक नई पहचान आपने दिया। आप आते ही आपने घोषित किया स्वच्छ भारत अभियान। सब जगह स्वच्छता, स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित देश। आप जरा मुड़ के देखिए कितना असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आज देश में वो बात नहीं रही। पूरी तरह से ये जो जिसको रेड टेरर कह के कहते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसे कई जगह हिंसा से मुक्त कर दिया देश को और देश में एक नई ऊर्जा आपने जगाया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री आज रात को जामनगर पहुंचेंगे और कल सुबह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भारत की जो अटूट आस्था और सभ्यतागत विरासत के प्रतीक पवित्र सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। सोमनाथ अमृत महोत्सव पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कई शुभ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। वे विशेष महापूजा, जिसके बाद कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये मंदिर, आपको बता दें, मंदिर के अभिषेक और ध्वजारोहण के प्रतीक है और प्रधानमंत्री इस अवसर पर सोमनाथ की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को याद करते हुए एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन भी करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा के साथ साथ केंद्रीय भोजन कक्ष, पुस्तकालय और सभागार जैसी सुविधाएं शामिल है। प्रधानमंत्री सरदार धाम परिसर में स्वागत क्षेत्र, नागरिक सुविधाएं, भोजन क्षेत्र और ई पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे। वो दोनों अवसरों पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थलपति की शपथ, किस प्रकार से तमिलनाडु में विजय सरकार बनी है। जी हां, तमिलनाडु में आज से विजय सरकार बन चुकी है और टीवी के चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने तमिल में शपथ ली और इस दौरान राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद रहे। विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुण राज, के सेंगोट्टयन, पी वेंकटरमन, आर निर्मल कुमार, राज मोहन, डॉक्टर टी के प्रभु, सेल्वी एस कीर्तना के नाम शामिल है। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के ही विधायक हैं। अभी सहयोगी दलों के किसी विधायक को विजय के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले शनिवार को विजय ने राज्यपाल आर्लेकर को टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल के 121 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे थे और इसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में से 108 सीटें जीती। अब विजय के पास 121 विधायक हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 118 है। तो तमिलनाडु में विजय राज। सी जोसेफ विजय एनुम नान
தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். तो टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद अपने पहले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और इन दस्तावेजों में महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख था, जिनमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली आपूर्ति, ड्रग्स के खिलाफ विशेष टास्क फोर्स की स्थापना और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन शामिल है। विजय के मुख्यमंत्री बनने पर टीवी के एक कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आए। उन्होंने मिठाई बांटकर जश्न भी मनाया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सी जोसेफ विजय के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर उनको बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सी जोसेफ विजय को बधाई, उनके आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। केंद्र सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार के इस प्रकार से राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी, ये भी बताया है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सी जोसेफ को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। चेन्नई से रितेश रंजन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रितेश, कई दिनों से असमंजस की स्थिति थी कि आखिर क्या होगा, कैसे ये गठजोड़ हो पाएगा, लेकिन अब वो असमंजस तो खत्म हो गया है, सरकार बन गई है। लेकिन सरकार बनने के बाद भी ये थोड़ा सा है कि कितने भरोसे का है ये गठबंधन, आखिर कितना चलेगा ये गठबंधन? जी हाँ, इस बात को लेकर के आशंका तो सभी लोगों में है, केवल आप हम नहीं, देश भर में लोग जो बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु की जनता को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जितने भी सहयोगी दल हैं वो सब डीएमके के सहयोगी दल हैं, जो कभी इस जो मुख्यमंत्री का विधानसभा सत्र जो होगा शुरू होगा उसके पहले वाले कार्यकाल में डीएमके ये सारी पार्टी। जी रितेश, तो शपथ ग्रहण समारोह हो गया है और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात करेंगे तमिलनाडु में विजय की सरकार पर। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना ईएमआई भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मिड डे प्राइम में अब बात एक बार फिर हिमंता सरकार पर। जी हां, असम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एक बार फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा पर भरोसा जताया है। भाजपा विधायक दल और एनडीए विधायक दल की बैठक में हिमंता बिस्वा शर्मा को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है और इसके साथ ही उनका दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा 12 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व की ओर से खास जिम्मेदारी सौंपी थी। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पर्यवेक्षक बनाया था।
जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। दोनों नेताओं ने असम में विधायक दल की बैठक और फिर सरकार गठन की प्रक्रिया में बेहद अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें कि सत्ताधारी एनडीए लगातार तीसरी बार यहां पर सत्ता में लौटी है, अपनी हैट्रिक लगाई है। उसने राज्य की 126 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं, जिनमें भाजपा ने 82 सीटें और उसके सहयोगी दलों यानी कि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ। और चलिए आपको लेकर चलते हैं, सुनते हैं इस समय जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। और उसके पश्चात असम गण परिषद ने अतुल वोरा जी के नेतृत्व में उनको पूरा समर्थन अपने विधायकों के माध्यम से दिया गया और उसी के साथ साथ हमारे बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेतृत्व ने भी पूरी ताकत के साथ, हमारे रेयान जी ने पूरी ताकत के साथ अपने विधायकों के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व को समर्थन दिया है। इस प्रकार से 102 विधायकों का समर्थन लेकर आज हम हेमंत जी के नेतृत्व में हमारे अपने जो सहपर्यवेक्षक हैं हरियाणा के जुझारू और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ आज राज्यपाल महोदय जी को हम लोगों ने 102 विधायकों का समर्थन हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में उसको आज राज्यपाल जी के समक्ष रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन सारी चीज़ों की पड़ताल करने के पश्चात राज्यपाल जी बहुत जल्द हमारे नेता हेमंत बिस्वा शर्मा जी को अगली सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे और उस क्रम में आगे चलकर उसका जिसको कहते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री और हमारे पार्टी के जुझारू और नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्माननीय नितिन नवीन जी उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे चलकर अगले 5 वर्षों के लिए असम की जनता को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार समर्पित भाव से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करेगी और हेमंत बिस्वा शर्मा जी उसको धरती पर असम की जनता के लिए पूरी ताकत से लगाएंगे। धन्यवाद। जेपी जी, इस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बारे में वरिष्ठ भाजपा नेता जेपी नड्डा जानकारी देते हुए और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे योगी कैबिनेट के दूसरे विस्तार की। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट के विस्तार को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है लखनऊ में, क्योंकि आज शाम करीब 3:30 बजे योगी की कैबिनेट का विस्तार होना है। जो जानकारी है उसके अनुसार 5 से 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। कैबिनेट विस्तार में रिक्त पदों पर ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि सरकार और संगठन की ओर से अभी किसी के नाम की कोई अधिकृत तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से जन भवन में शिष्टाचार मुलाकात की थी। साथ ही साथ उन्होंने राज्यपाल को श्री लालचंद राम द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय ज्ञान परंपरा अवधारणा भी भेंट की थी। तो यूपी में आज मंत्रिमंडल का ये विस्तार होना है, दूसरा विस्तार होना है। आज शाम करीब 3:30 बजे ये विस्तार होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने यूपी कैबिनेट के विस्तार पर कहा है कि हमारे जो नए मंत्री शपथ लेंगे उनको हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद का कोटा थोड़ा सा अधूरा था, हम उम्मीद करते हैं कि आज वो पूरा हो जाएगा। अच्छा है, सभी नए जो हमारे माननीय मंत्रीगण शपथ लेंगे उनको ढेर सारी हमारी शुभकामना है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ सीटें छूट गई थी। जो कोटा है उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का, वो थोड़ा अधूरा सा था और आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज वो पूरा हो जाए। और लखनऊ से विकास सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास,
काफी लंबे समय से इंतजार था दूसरे कैबिनेट के विस्तार का, और जो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आज 3:30 बजे ये कैबिनेट का दूसरा विस्तार होना है। कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें इसमें जगह मिल सकती है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि काफी दिनों से प्रतीक्षा थी इस दिन की, जो आज ये दिन आया है। 3:30 बजे जन भवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय 54 मंत्री हैं। 60 मंत्री यहां बनाए जा सकते हैं। जो 6 मंत्री हैं उनमें जो सबसे संभावित नाम चल रहे हैं, जो सबसे आगे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें है भूपेंद्र चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इसके साथ साथ मनोज पांडे हैं, जो समाजवादी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हुए थे। कृष्णा पासवान है, कैलाश राजपूत हैं, सुरेंद्र दिलेर हैं, तो ये हैं, हंसराज भारद्वाज, हंसराज विश्वकर्मा है। ये तकरीबन जो 6 नाम है, लगभग इनके नाम पर सहमति बन गई है और यही लेंगे, शपथ लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 2 से 3 ऐसे मंत्री हैं जिनका प्रमोशन भी किया जा सकता है, जिनमें सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल का नाम चल रहा है कि इनके विभाग में या इनके कद में बढ़ाया जा सकता है। ये राज्य मंत्री हैं, इन्हें स्वतंत्र प्रभार अथवा कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि 2027 का चुनाव, जिसके लिए मात्र 8 माह ही बचे हुए हैं, उनको लेकर ये तैयारियों के मद्देनजर, रणनीति के मद्देनजर देखा जा रहा है। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है, उनको देखते हुए यही आपसे जानना चाहेंगे विकास के इस मंत्रिमंडल में भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, ओबीसी हो या फिर दलित, तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल सही है, सामाजिक समीकरण को बिल्कुल साधने की कोशिश की जा रही है। और जिसके मुकाबले अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीति है कि उनका भी जो सामाजिक संतुलन है वो बरकरार रहे। इसमें ओबीसी चेहरों को जगह दी गई है, दलित को दी गई है, एक ब्राह्मण है इसमें, भूपेंद्र चौधरी जाट बिरादरी से आते हैं और मुरादाबाद के हैं, वहां उनका बड़ा कद है वहां पर, और इनको एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा विभाग मिल सकता है, क्योंकि मुरादाबाद से लेकर पूरा जो क्षेत्र है वहां पर जाट बाहुल्य इलाका कहा जाता है और जाटों के बड़े नेता हैं। इसके साथ साथ जो है सुरेंद्र दिलेर हैं, अलीगढ़ के खैर से हैं, ये हैं विधायक। इनको जो बनाया जा रहा है, आसपास के क्षेत्र में इनके जो बाबा थे वो काफी लंबे समय तक बड़ी राजनीति थी इनके परिवार की। इनका भी वहां पर काफी ज्यादा, इनकी बिरादरी से भी वाल्मीकि समाज से आते हैं और उस पूरे क्षेत्र में उसका असर पड़ता है। कृष्णा पासवान है, फतेहपुर के खागा से विधायक हैं और वहां पर पासी बिरादरी के आसपास के कई जनपदों में काफी बड़ा वोट बैंक है। तो ये कहेंगे कि सामाजिक समीकरणों को साधना के लिए ये नए चेहरे नई भूमिका अदा करेंगे। आने वाली रणनीति में मनोज पांडे हैं, ब्राह्मण चेहरा है और एक लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बागी हैं। इन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था जब राज्यसभा में इनकी जरूरत थी। उसके बाद से ये लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और तब से लेकर अब तक लगातार बरकरार हैं और लगातार हर समय समाजवादी पार्टी को घेरते नजर आए हैं। मजबूत कद है इनका राजनीति में। इसके साथ साथ हंसराज विश्वकर्मा जो वाराणसी से आते हैं, पूर्वांचल से, ये एकमात्र चेहरा है। लेकिन पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे भी बड़े चेहरे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो महाराजगंज से हैं, तो और इसके साथ साथ सूर्य प्रताप शाही हो, दयाशंकर सिंह हो, तो पूर्वांचल में बड़े चेहरे हैं। साथ साथ जो गठबंधन के चेहरे हैं, चाहे ओपी राजभर की बात करते हैं, चाहे संजय निषाद की बात करते हैं, तो वहां पर उनका संतुलन पहले से भी काफी अच्छा है। तो अब इसमें देखते हैं तो ये पश्चिम में, अवध में इस नए विस्तार में जो जगह मिल रही है, उससे जो सामाजिक समीकरण है, जो राजनीतिक संतुलन है, वो काफी ज्यादा और बेहतर होगा। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि 2017 में जो उन्हें एक बड़ी जीत मिली थी, 300 सीटें यहां पर मिली थी, उस लक्ष्य को पाने के लिए उनकी रणनीति चल रही है। पहले से काम चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, जन जन तक लोगों को कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जाता है। कैबिनेट का दूसरा विस्तार है, ये कहीं ना कहीं 2027 की तैयारी है, क्योंकि लक्ष्य है 2027 को साधना। जी बिल्कुल सही है। 2027 के लक्ष्य को पाने के लिए अपनी रणनीति को और मजबूत करते हुए सामाजिक और राजनीतिक
जो संतुलन है उसको और बेहतर करते हुए इसे देखा जा रहा है। और कहीं न कहीं 2027 में अब चुनाव तैयारी के पूरे मोड में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उसकी रणनीति है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसके कार्यकर्ता, उनमें नया जोश पैदा हो। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी मंत्री का कोई पत्ता कटने वाला नहीं है, वो सब बरकरार रहेंगे। जो सारे मंत्री हैं किसी को हटाया नहीं जा रहा है, ये भी एक बड़ी बात है। तो नाराजगी किसी से नहीं, और जो खाली पद है उनको भरा जा रहा है, उनके जरिए नया समीकरण तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे कि किस किस को कौन कौन सा प्रोफाइल मिल रहा है, अगर इसकी कोई जानकारी लग पा रही हो तो। देखिए, प्रोफाइल के बारे में तो अभी जानकारी नहीं आ रही है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी बड़े चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इससे पहले योगी सरकार में रह चुके हैं, पंचायती राज मंत्री थे। तो माना जा रहा है उनको एक बड़ा भरकम विभाग मिलेगा। इसके साथ साथ जो अन्य मंत्री हैं, मनोज पांडे हैं, वो भी इससे पहले पूर्व की सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो उनको भी कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा मिल सकता है। और जो प्रमोशन की बात है, जो मंत्रियों का, उनको जो है राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार अथवा कैबिनेट मंत्री तक बनाया जा सकता है। ये तमाम सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में जो ये काफी दिनों से प्रतीक्षा चल रही थी, जो रणनीति तैयार हुई है, तकरीबन जो ये 6 नाम है, 6 नाम की जगह तकरीबन 1.5 दर्जन नामों पे चर्चा हो चुकी है। चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश नेतृत्व तो लगातार बात किया है, कई दौर की इसमें वार्ताएं हुई हैं, तब जाके ये नाम चुने गए हैं। और आज ये 3:30 बजे जनभवन में जिनका शपथ ग्रहण होगा। और बिल्कुल इस शपथ ग्रहण पर तो आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा ही। और साथ साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक उन्होंने अपनी एक विकास वाली छवि बनाई है, कहीं ना कहीं वो छवि भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। कई ऐसी योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं जो कि आम जन तक पहुंच रही हैं और उसको उनका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पे डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए युवाओं को भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जो पीएम मोदी का जो सपना है, जो यहाँ के लिए सोचते हैं, उनका विजन है, उसको साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होती है, यहाँ पर 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आते हैं, यहाँ पर धरातल पे उतारा जाने का काम होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जाते हैं, वहां से बड़ी मात्रा में वहां पर एमओयू साइन होता है, लाखों करोड़ के अमाउंट वहां से आते हैं। इसके साथ साथ चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चर हो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग निवेश यहां पर लाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर यहां पर सबसे बड़ा काम किया गया है, क्योंकि उद्योग तभी आएगा जब यहां पर कानून व्यवस्था बेहतर होगी। उसके लिए उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है और लगातार निरंतर पुलिस एक्शन मोड पे रहती है। हम देखते हैं लगातार आए दिनों पुलिस मुठभेड़ में किसी भी बड़े अपराधी को धरपकड़ करती है। साथ साथ जो विजन है महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंतर काम करते रहते हैं। और साथ साथ केंद्र की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, तमाम सारी जो भी योजनाएं हैं, उनमें उत्तर प्रदेश में लोगों को घर घर तक पहुंचाकर उनको लाभ दिलाने के लिए काम किया जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर विभाग की निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं कि जो लक्ष्य साधा था उस तक कैसे पहुंचा जाए। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हो गए। अब उत्तर प्रदेश में देश में बने एक्सप्रेसवे में 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश का हो गया है। अभी गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रयागराज से लेकर मेरठ तक की दूरी बनी है तकरीबन। तो उत्तर प्रदेश में हर तरफ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, विद्युतीकरण किया गया है, यहाँ की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया गया है, यहाँ पर उद्योगों को स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो कहें कि एक उद्योग धंधे जो आते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बड़ा काम किया गया है। जब उद्योग आएंगे तो स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा। यहाँ की परिवहन व्यवस्था को बेहतर किया गया है। तमाम सारी जो चीजें बुनियादी जरूरत की चीजें होती हैं उन पर काम किया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को देश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जा सके, इसके लिए निरंतर काम हो रहा है। धरातल पे काम किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार प्रयास चलता
है निवेश, जो भी निवेशक आते हैं चाहे वो देश के हों चाहे विदेशों से हों, उनको सरलता पूर्वक यहाँ पर स्थापित कर सके। उसके लिए हमने देखा था नोएडा में भी एक विशेष जोन बनाया गया है, ग्रेटर नोएडा में, जहां पर जापानीज कंपनियों के लिए अलॉट किया गया है। सेमीकंडक्टर चिप हो या तमाम सारी अन्य जो उद्योग धंधे हों, उन सब के लिए लगातार यहाँ पर माहौल बनाया गया है। अब यही नहीं कि पश्चिम यूपी तक सीमित है, यह चीजें पश्चिम यूपी से निकलकर चाहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो वहां बसाया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 लोड पे काम हो रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, साफ तौर पर नजर भी आ रही है। और ये जो अब दूसरा कैबिनेट विस्तार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इसको और ज्यादा बल देता हुआ नजर आएगा। बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनते ही सीएम शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए कल शाम 5 बजे नबन्ना में पुलिस के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल डीजीपी की तरफ से जारी आदेश के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षकों, रेलवे पुलिस, सीआईडी, यातायात और तटीय सुरक्षा जैसे विभिन्न विभागों के निदेशकों के शामिल होने का निर्देश दिया गया है। बैठक के एजेंडे में राज्य के सुरक्षा ढांचे से संबंधित प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करना और वर्तमान पुलिस उपायों की समीक्षा करना शामिल है। तो पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल का पुनर्निर्माण जरूरी है। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यहां की जनता डर के साए में जी रही है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें हर पहलू पर सुधार की दिशा में काम करना होगा। हालांकि ये जो प्रक्रिया है समय ले सकती है, लेकिन हम तुरंत काम शुरू कर देंगे और जल्द ही बदलाव दिखाई देने लगेगा। प्राथमिकता बंगाल को नया ढंग से सजाना है। सारा कुछ खत्म हो गया, कानून व्यवस्था नहीं है, लोग डर डर के जी रहे इतने साल। यहाँ शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग खत्म हो गया है, उद्योग नहीं है, काम धंधा नहीं है। ये सारी व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके लिए समय लगेगा, लेकिन हम तुरंत कार्रवाई से शुरू करेंगे, आपको बदलाव दिखेगा। और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कोंता स्थित आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनके घर पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र में सतर्क हैं और आवास के बाहर निगरानी बढ़ा दी गई है। और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक तौर पर एन रंगासामी को पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने रंगासामी को सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस यानी AINRC के नेता एन रंगासामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये उनके राजनीतिक जीवन का 5वां अवसर होगा जब वो पुडुचेरी की कमान संभालेंगे। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जनगणना की। तो दिल्ली में 1 मई से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो चुका है और इस दौरान मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए जागरूकता अभियान जोरों पर है। इस बार की जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना है जिसमें मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही 1931 के बाद पहली बार जातिगत डेटा भी एकत्रित किया जा रहा है। हाल ही में भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 6 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई थी। ये वैन लोगों को जनगणना के महत्व और प्रक्रिया के बारे में जागरूक कर रही हैं। स्वगणना 1 मई से 15 मई तक निवासियों के पास खुद को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करने का विकल्प है। स्वगणना की अवधि समाप्त होने के बाद 16 मई से 14 जून 2026 तक जनगणना कर्मचारी दिल्ली नगर निगम क्षेत्रों में घर घर जाकर विवरण दर्ज करेंगे। दिल्ली के सुभाष नगर में आयोजित जनगणना जागरूकता अभियान के मौके पर जनगणना कार्य निदेशक अजय गर्ग के साथ पश्चिमी जिला जनगणना अधिकारी और जनगणना से जुड़े कर्मचारी भी मौजूद रहे। जागरूकता अभियान कार्यक्रम में बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए जनगणना के महत्व को समझाया। सेंसस 2017-27 की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हो चुकी है और इसका जो पहला फेज़ है मकान सूचीकरण का, उसका काम शुरू हो गया है और उसमें सेल्फ इन्यूमरेशन है वो हमारे MCD एरिया में 1 तारीख से शुरू हो गया है, 1 मई से।
जो कि 15 मई तक चलेगा और 16 मई से हमारा फील्ड ऑपरेशन शुरू होगा, जिसमें हमारे जो इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर हैं घर घर जाएंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज परिवार के साथ तिरुमाला मंदिर में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा की। सीईसी का ये दौरा 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में चुनाव के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आंध्र प्रदेश में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो की अपनी यात्रा के दौरान पीनाल में एक स्थायी जयपुर फुट प्रोस्थेटिक लिम्ब सेंटर का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि इस योजना की शुरुआत पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और अब इसे एक नए स्तर तक आगे बढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि अनुमान से कहीं अधिक कृत्रिम अंगों की मांग हो रही है और इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए भारत अपनी पूरी कोशिश करेगा। Jaipur Foot Artificial Limb Fitment Camp was announced by Prime Minister Modi when he was here last year, less than a year ago. And I was, I think, badgering the High Commissioner. And very encouraged by what he told me, which was that, look, the camp is being organized, there's huge demand here, and today we are now taking this to the next stage by setting up a center. But I also want to take the opportunity to say that I know the demand was more than what was envisaged a year ago, and we will go the extra mile to meet the extra demand. त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन आइलैंड पर एक सभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहां अपने दौरे के दौरान 6ठी पीढ़ी तक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड जारी करने की घोषणा की। मैं समझता हूं कि हाई कमीशन को मिलने वाले ओसीआई एप्लीकेशन की संख्या बढ़ रही है और हमारी कोशिश होगी कि हम उन लोगों की मदद करें जिनके पास जरूरी पेपर वर्क तक पहुंच नहीं हो सकती है। Prime Minister Modi ji, during his visit, had announced the issuance of Overseas Citizenship of India, OCI cards, up to the 6th generation. I understand that a number of OCI applications received by the High Commission are growing, and it will be our endeavor to facilitate others who may not necessarily have the access to the required paperwork. So I take this opportunity to extend my greetings on the occasion of the upcoming Indian Arrival Day. As we reflect on this anniversary, we honor the resilience and enduring spirit of our ancestors who journeyed across the seas and built lives in this distant land. विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा इन दिनों कोस्टा रिका, होंडुरास, बेलीज और डोमिनिका के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कोस्टा रिका के सेंट जोसे के यूनिवर्सिटी ऑफ पीस में महात्मा गांधी की विरासत को नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सेंट जोसे के यूनिवर्सिटी ऑफ पीस में महात्मा गांधी की कालजयी विरासत को नमन किया। बापूजी केवल भारत के नहीं बल्कि समस्त मानवता के थे। उनका शांति और अहिंसा का संदेश दुनिया के हर कोने में आज भी गूंजता है। तो उनका शांति और अहिंसा का संदेश दुनिया के हर कोने में गूंजता है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा इन दिनों कोस्टा रिका, होंडुरास, बेलीज और डोमिनिका के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कोस्टा रिका के सेंट जोसे के यूनिवर्सिटी ऑफ पीस में महात्मा गांधी के विरासत को नमन किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो साझा की। तो कोस्टा रिका दौरे पर पवित्रा मार्गरेटा महात्मा गांधी की कालजयी विरासत को वहां पर उन्होंने नमन किया है। और आइए अब देखते हैं खेल से जुड़ी हुई खबरें सुचित्रा के साथ। सुचित्रा, ओवर टू यू।
बात करते हैं तीरंदाजी से, जहां आज भारत के लिए अच्छी खबर आई है। तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। आज खेले गए फाइनल में भारत ने मेजबान चीन को शिकस्त दी। दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टीम ने नाटकीय शूट ऑफ में जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने 5-4, 28-26 से जीत दर्ज की। अनुभवी तीरंदाज दीपिका ने दबाव के बावजूद शूट ऑफ में 9 अंक जुटाने में कामयाबी पाई और 2021 के बाद भारतीय महिला टीम ने पहली बार विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले कल भारत के युवा तीरंदाज साहिल जाधव ने चीन के ही शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2026 के दूसरे चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया था। महाराष्ट्र के 25 वर्षीय तीरंदाज जाधव ने कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147-144 से हराया। फिट रहने का संदेश देते हुए रविवार की सुबह एक बार फिर दिल्ली में फिटनेस के शौकीन साइकिलिंग करते नजर आए। इस बार संडेज ऑन साइकिल का संस्करण भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित रहा। इस मौके पर भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने भी लोगों के साथ साइकिलिंग की। राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रविवार की सुबह संडेज ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। संडेज ऑन साइकिल का ये संस्करण भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित रहा। हमेशा की तरह इस बार भी फिटनेस के शौकीन एक जगह इकट्ठा हुए और अपनी पसंदीदा फिटनेस एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। कोई जुम्बा करता नजर आया, कोई रस्सी कूद और किसी ने योगासन के जरिए खुद को फिटनेस से जोड़ा। भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों ने भी लोगों के साथ साइकिलिंग की। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इस बार उन्होंने एक स्पेशल एडिशन देश के फौजियों के लिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए किया है। हमारे बहुत सारे फौजी इस इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक फाइटिंग फिट हो और हमारा देश एक अच्छी फिटनेस के लिए जाना जाए। इस मौके पर भारतीय पहलवान प्रिया मलिक और दीक्षा मलिक भी नजर आई। प्रिया मलिक अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन हैं, वहीं दीक्षा मलिक ने 2026 ज़ग्रेब ओपन रैंकिंग सीरीज में रजत पदक जीता था। ये दोनों खिलाड़ी भारतीय सेना से भी जुड़ी हुई हैं। इट्स अमेजिंग। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये भी पता चला कि इंडिया में इतने सारे लोग इसे पसंद करते हैं, ज्वाइन करते हैं। मैं गेम करती हूँ नहीं, मैं हर संडे जरूर आती। हर रविवार साइकिल चलाना अब फिटनेस के शौकीनों की आदत सी बन चुका है। फिट इंडिया अभियान के तहत हर रविवार अब फिट रहने का संदेश लेकर आता है, क्योंकि सही बात है, फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट रहेगा इंडिया। सुचित्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। बात करते हैं आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज खेले जाने वाले पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट से होगा। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। चेन्नई की टीम 10 अंक के साथ अंक तालिका में छठे स्थान पर है। वहीं लखनऊ की टीम के खाते में सिर्फ 6 अंक हैं और वो अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है। दोनों ही टीमों के तेज गेंदबाज अपने शानदार प्रदर्शन के कारण इस सीजन में चर्चा में रहे हैं। वैसे इस मैच में बारिश के खलल की भी आशंका है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज के दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे रायपुर में खेला जाएगा। रायपुर को आरसीबी के दूसरे होम ग्राउंड के रूप में चुना गया है। रायपुर में 10 साल बाद कोई आईपीएल मैच खेला जा रहा है। मुंबई इंडियंस के लिए ये करो या मरो का मुकाबला है। अगर मुंबई की टीम ये मैच हार गई तो वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। वहीं आरसीबी भी परेशानियों में घिरी हुई है। पिछले मैच में मिली हार के बाद आरसीबी शीर्ष 2 से बाहर हो चुकी है। आईपीएल में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम 16.3 ओवर में 152 रन पर आउट हो गई। गुजरात की ओर से राशिद खान ने 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट लिए। इससे पहले गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 229 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने टीम के लिए सर्वाधिक 84 रन बनाए। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।
तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं शैला के पास। शुक्रिया सुचित्रा, ये तमाम अपडेट स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।